जब किसी का टिकट कटता है तो उस प्रत्याशी के कलेजे से पूछिए कि उस पर क्या बीतती होगी। पूरा जिला संगठन, प्रदेश संगठन ने मेरे लिए आवाज उठाई कि हम पटेल जी को चुनाव लड़ाएंगे। विधायक जी क्या उनके मन में आई, ऐसा प्रेम जगा उन और इनको टिकट दिलाने में जो अहम भूमिका हमारे विधायक जी ने निभाई, मैं उससे मर्माहत, जो मेरे अंदर पीड़ा है, मैं इस पीड़ा को क्या कहूं। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप केपीपीएन न्यूज देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने खास शो उम्मीदवार की चाय चुनाव निकाय। जिस प्रकार बर्फ की तासीर गर्म होती है लेकिन बाहर से वो ठंडा दिखता है, कुछ ऐसा ही आज लोगों का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नगर निकाय चुनाव की। प्रत्याशिता के दौर में लोगों के बीच में काफी जोशो खरोश के साथ, गर्मजोशी के साथ में लगे तो हैं, लेकिन चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान लेकर के। हमारे साथ में आज एक खास मेहमान जो 45 साल लगभग जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देते रहे, एक सिपाही की भांति। लेकिन अचानक से ऐसी क्या वजह हुई कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशिता नहीं हुई? वजह क्या रही कि आज निर्दल प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ में कमलेश पटेल जी हैं। सर, स्वागत करते हैं हम आपका। आपसे एक बात, सबसे पहले मेरे सवाल मन में ये आया कि जनसंघ के समय से आप भाजपा के सच्चे सिपाही रहे, भारतीय जनता पार्टी में कर्मठता के साथ में लगे रहे, कई सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी आपने हस्तक्षेप किया। अचानक ऐसी क्या वजह हुई कि निर्दल प्रत्याशिता करनी पड़ी? ऐसा है कि मैं जनसंघ के जमाने से जनसंघ काल का कार्यकर्ता रहा और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से मैंने सक्रिय सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली थी और तब से अब तक पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन में निचला स्तर का जो पद होता है वो मंडल अध्यक्ष का होता है। मैंने नगर मंडल अध्यक्ष का पद का दायित्व संभालते हुए पार्टी ने गोरखपुर जनपद का 2 बार वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष मुझे बनाया। 3 बार मैं जिला कार्य समिति का सदस्य रहा। एक बार क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं और अधिवक्ता होने के नाते विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य भी रहा और आज वर्तमान में बांसगांव मंडल का मैं प्रभारी भी हूं। लेकिन जिस तरह से टिकट तो मैंने 2017 में विधानसभा का मांगा, लेकिन पार्टी ने यहाँ के जनप्रतिनिधि आदरणीय राजेश त्रिपाठी को पर विश्वास कर उन्हें टिकट दिया और मैं बखूबी जितना मुझे ताकत थी मैंने उनको जिताने का भरपूर प्रयास किया। मात्र कम वोटों से, मात्र लगभग 3000 वोटों से हमारे विधायक जी चुनाव नहीं जीत पाए, जिसका हमें सभी कार्यकर्ताओं को मलाल था। 2022 का समय आया, पुनः हम कई कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने पुनः आदरणीय राजेश त्रिपाठी पर विश्वास किया। जब किसी का टिकट कटता है तो उस प्रत्याशी के कलेजे से पूछिए कि उस पर क्या बीतती होगी। प्रत्याशी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई निर्धन और कोई बलवान नहीं होता, धनवान नहीं होता। लेकिन आदरणीय विधायक जी ने कहा, धैर्य रखिए, आप आगे और कुछ बनेंगे। मैंने इसलिए उनका प्रचार किया कि 17 में हमारे पूज्य योगी जी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने। 2022 में हम इसलिए और लगे कि अगर एक सीट भी हमारी कम होती है और एक सीट से हमारी सरकार अगर नहीं बनती तो मेरे लिए जीवन भर मलाल रह जाएगा।
ये समझ करके मैंने पुनः आदरणीय विधायक जी के साथ मंच पे होकर उनका भरपूर मदद किया। और जो सीट 1952 से भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर के और आज भारतीय जनता पार्टी तक जो कभी सीट भारतीय जनता पार्टी ने कभी चिल्लू पार की सीट नहीं जीती थी, उस सीट को हम लोग 20,000 वोटों से कार्यकर्ताओं के बल पर के जीत कर आदरणीय विधायक जी को हम लोगों ने यहां विधायक बनाया था। मेरी अवस्था इस समय 65 साल होने जा रही है। महिला सीट हुई थी। मैंने सोचा 5 साल बाद तो मैं 70 साल का हो जाऊंगा। मेरे भी मन में इच्छा आई कि महिला का सीट है। मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता पटेल, जो एक पढ़ी लिखी महिला है, 60 साल के उम्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप स्नातक हैं। जहां तक संगठन की बात हो, यहां भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष में उपाध्यक्षा के पद पर आसीन रह चुकी हैं। एक बार जिला कार्य समिति की सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान में सरकार द्वारा मनोनीत सभासद भी हैं। जहां तक और महिलाओं के प्रत्याशिता की बात देखें कि किसी भी महिला में जनप्रतिनिधि का कोई गुण नहीं, लोग पति के आधार पर लड़ते हैं, लेकिन मेरी पत्नी भी ऐसी हैं जो मांगने के लिए हकदार थी। लेकिन एन केन प्रकार पूरा जिला संगठन, प्रदेश संगठन ने मेरे लिए आवाज उठाई कि हम पटेल जी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आदरणीय विधायक जी, स्थानीय विधायक जी, क्या उनके मन में आई? ऐसा प्रेम जगा जो उनके साथ चलने वाले लोगों के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप नाम से समझ वाकिफ हैं कि ऐसा शख्स जब 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आदरणीय विश्व मोहन प्रसाद जी को दिया। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं, जब यहां की महिला सीट हुई तो सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा ये तो सामान्य सीट है। पत्रकार बंधुओं, महिला की सीट अपने आप में एक आरक्षण है, न कि सामान्य। महिला का अर्थ है कोई भी महिला, चाहे वो अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग को हो, सबको लड़ने का पूर्ण अधिकार है। इस आधार के नाम पर मैंने इनका नामांकन कराया था। 1995 में यहाँ की सीट सामान्य थी, लेकिन विश्वमोहन प्रसाद जैसे पिछड़े वर्ग को पार्टी ने विश्वास किया था। और यही महेश उमर, जो आज यहाँ के प्रत्याशी उनकी पत्नी हैं, इनके चाचा जी ने पतंग चुनाव निशान पर चुनाव लड़ करके विश्वमोहन जी को हरा दिया और विश्वमोहन जी 400 कुछ मतों से चुनाव हार गए थे। पुनः 2000 का समय आता है, पुनः यह सीट सामान्य होती है। फिर भी सामान्य के बाद उसी स्वर्गीय विश्वमोहन प्रसाद जी को पार्टी ने पुनः विश्वास करके उन्हें फिर मैदान में उतारा। और वही गलती जो महेश उमर के परिवार चाचा मदन मोहन उमर ने किया था, वही गलती फिर 2000 में उन्होंने बाल्टी का चुनाव निशान लेकर के लड़ा और बहुत कम वोट पा करके बुरी तरह पराजित हुए। ये आज के प्रत्याशी का मैं इतिहास बताऊं, ये 2 घटना आपने देखा। 2006-07 में आदरणीय विधायक जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो आदरणीय विधायक जी यहाँ के विधायक बने। उनके साथ ये रहने वाले लोग 2007 से लेकर के और 2017 तक 10 वर्षों तक तो ये बसपा में रहे। 2017 में जब आदरणीय विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उनके साथ ये हो लिए। ये 5-6 वर्षों का इतिहास इनका ये है और इनको टिकट दिलाने में जो अहम भूमिका हमारे विधायक जी ने निभाई, मैं उससे मर्माहत हूँ। मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या गलती कर दी थी कि पूरा संगठन ने मेरे लिए टिकट देने की बात कही, लेकिन कौन सा ऐसा इनके अंदर प्रेम आया जिन्होंने सरेआम मुझे खारिज कर दिया टिकट के लिए। आज ये जो मेरे अंदर पीड़ा है, मैं इस पीड़ा को क्या कहूँ। मैं अपने जीवन को सोचता हूँ तो लोग कहते हैं कि पटेल जी ने आपने इतना जीवन दिया और एक छोटा सा टिकट नहीं आपने पार्टी में दिया। मैंने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने कहा मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी उनकी बातों को सुना दूंगा अक्षर से सत्य। उन्होंने क्षमा मांगा, माफी मांगा। हमने कहा नहीं,
आदरणीय विधायक जी, आप कह रहे हैं कि एक मौका और हमको दीजिए। हमने कहा विधायक जी, मैंने 2017 में आपको मौका दिया, इसलिए मौका दिया कि अगर एक सीट कम होगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमें पछतावा रहेगा। इस नाते हम आपके साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए। पुनः 2022 में पार्टी ने पुनः आप पर विश्वास किया। फिर भी मैंने ये सोचा कि हमारे पूज्य योगी जी कहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से वंचित न रह जाए। इस आशा और विश्वास पर मैंने पुनः आपको विधायक बनाया। कौन सी स्थिति आई, एक छोटा सा चुनाव, मैं पार्टी के इतने बड़े संगठन के पदों पर रहा, मेरे मन में एक इच्छा आई तो एक छोटा सा चुनाव के लिए मैंने कहा, लेकिन आपने ऐसे सिरे से खारिज कर दिया। क्या मेरे जीवन का यही एक कसूर था? सर, भाजपा में विधायक जी ने अपने एक मंच के माध्यम से कहा भी ये बात कि लोग मुझ पर केवल ब्लेम लगा रहे हैं चीज़ों को, जबकि ऐसा नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है और संगठन ने जो चीज़ों को तय किया है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनके कई प्रिय ऐसे हैं जो टिकट पाने में रह गए, चाहे गोला की बात कर लीजिए, चाहे उर्मा की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर भी कई सभासद प्रत्याशियों की भी बात कर लीजिए। तो क्या कहना है? नहीं, ऐसा है, ये सत्य है कि जो प्रत्याशी आज बने हैं उनसे प्रिय कोई नहीं। आप बड़हलगंज का एक इतिहास देख लीजिए, जब से ये निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, मतलब शुरू हुआ है, तब से 3 पोस्टर आप लोगों ने विधायक जी का देखा। सामान्य पिछड़ा और अनुसूचित। सामान्य वर्ग में महेश उमर का फोटो देखा होगा आपने, पिछड़े वर्ग में श्रीकांत सोनी का देखा होगा, और अनुसूचित में राजकुमार जायसवाल का। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इतने जो कार्यकर्ता है वो भी बता सकते हैं। राजकुमार भारती जी का फोटो था। तो जिसके मन में शुरू से ही वो भावना हो, वो कैसे दूसरे के लिए आसक्त रहेगा? जैसे एक बैनर भी तो लगा था सारे प्रत्याशियों का कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। जी, ऐसा था। वो एक सामूहिक बैठक, किस सहमति पे हुआ था? वो एक आपसी सहमति बनी थी, इनमें से कोई पाएगा प्रत्याशी। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा टिकट तय करके जो काटा गया है, इनके द्वारा कटवाया गया है, इसमें हमारे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि विधायक जी ने ही कटवाया? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ दावे के साथ। अभी वीडियो में रिकॉर्ड दिखा दूं कि इन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी है, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। मैं दावे के मैं अधिवक्ता हूं। आपको मनाने की जी दौरान चाहिए। सारे जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितने थे सारे मेरे घर आए थे। मैंने ये कहा कि पीड़ा पार्टी संगठन अगर दे दिया होता मुझे कोई एतराज नहीं, पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को देता, मेरी यार, लेकिन जानबूझ करके मेरे टिकट को काटा जाना मेरे लिए बहुत बड़ी दुख, मेरे दिल पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। अब चूंकि आप प्रत्याशिता कर चुके हैं निर्दल के रूप में जी, और आपके सामने मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सारे पार्टियों के प्रत्याशी अपने भी प्रत्याशिता को लेकर के बहुत निश्चिंत है, निर्भीक है। ऐसे में निर्दल पार्टी ही क्यों आपको समझ में आया? बहुत ऐसी पार्टियां थी कि अगर आप नहीं भाजपा ने दिया तो फिर और भी किसी आप पार्टियों के साथ जा सकते थे। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मन से मेरे भाजपा निकल नहीं सकती। मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के कफन में ही जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने दूसरा दल इसलिए नहीं पकड़ा कि दूसरे दल में हमें विश्वास नहीं। भाई भाई के घर अलग होता है, झगड़ा होता है, लेकिन पुनः घर में आता है। लेकिन मैं दूसरे दल में कभी जाऊंगा नहीं कि दूसरे दल का मेरा विचार बनेगा नहीं। मेरी विचारधारा मेरे दल की दूसरों से बहुत भिन्न है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव के बाद, जैसे आपने कहा कि भाई भाई एक ही घर, तो पुनः आप भाजपा में, भाजपा के लिए लोग आपको अपने साथ समाहित रखेंगे? मैं एक ऐसा सिपाही हूँ, लोगों की कार्यकर्ता बनाने में वर्षों लग जाते हैं, तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं। मैं एक तपाया कार्यकर्ता हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत है। ये दुर्भाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन भाजपा मेरे रंग रंग में है। मोदी योगी आज भी मेरे आदर्श हैं, वाजपेयी आडवाणी मेरे आज भी आदर्श हैं, जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी आज भी मेरे आदर्श हैं, कल भी रहेंगे। निर्दल चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप अगर अपनी पत्नी के साथ में नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आसीन होते हैं, कोई ऐसे 2, 4, 5 कार्य हमको बताइए जो नगर के विकास के लिए बहुत प्रमुखता से बहुत जरूरी है, जो आपके एजेंडे में है, चुनावी एजेंडे में। अभी तो हमने अपना एजेंडा तैयार नहीं किया है, लेकिन विकास को लेकर के क्या सोच है? विकास के लेकर के सोच जो है, जो भी सड़कें हैं उनको दुरुस्त कराना, नालियों को दुरुस्त कराना, सफाई वर्तमान में बरकरार रहे। और मेरी जो एक योजना है
कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 108 नंबर का एम्बुलेंस हमारे निर्धन या किसी भी मतलब मरीजों को पहुंचा जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए किया है, मैं जिला अस्पताल तो नहीं लेकिन अपने परिधि विस्तारित नगर पंचायत की परिधि में आने वाले कोई भी मरीज को वो मतलब निःशुल्क के रूप में वो चलने का काम करेगी, मरीजों को पहुंचाएगी। और जो भी मेरा विचार है, अगर शासन से कोई ऐसा नियम है कि हम धन उन मरीजों को उपलब्ध कराएं तो मैं धन देने का काम करूंगा। सर, क्योंकि चुनावी क्षेत्र आपका जो है वर्तमान में नगर पंचायत विस्तारित हो चुका है जी, और निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपके पास में अगर देखा जाए आज से अगर बात किया जाए तो 8-9-10 दिन का चुनाव प्रचार वर्ष गया है। ऐसे में आप सारे विस्तारित क्षेत्रों में इतने कम समय में कैसे लोगों को? जी, ऐसा है कि मैं जितने भी विस्तारित क्षेत्र के गांव हैं, क्योंकि टिकट की घोषणा 6 महीना पहले हुई थी और एक एक गांव में 4-4 बार घूम चुका हूँ। ये मेरे लिए नया स्थान नहीं। मैं विधानसभा का 2-2 बार उम्मीदवार के लिए कोशिश की, उस हिसाब से मैंने सब हर गांव का मतलब दौरा किया था। मैं तो चिल्लू पार का पूरा दौरा किया हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई नया चीज़ नहीं। मैं नगर का सिर्फ नेता नहीं हूँ, मैं पूरे विधानसभा का नेता के रूप में जाना जाता हूँ, इसलिए मेरे अंदर हर गाँव को मैंने दौरा कर लिया है। क्या लग रहा है कि निकाय चुनाव में वर्तमान में आप की लड़ाई किससे मानी जा रही है? क्या ऐसा तो कहीं नहीं कि निर्दल प्रत्याशी भाजपा के सदस्य आप हैं और भाजपा से ही आपकी लड़ाई है या फिर किसी अन्य पार्टियों से या आपसे लोग लड़ रहे हैं? सच तो ये कहूँ कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी लड़ाई है किससे। ये सच है, आज के तारीख में मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं। मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि मुझसे कौन लड़ रहा है। मतलब आपके हिसाब से कोई पार्टी आपसे लड़ नहीं रही है, वो आपके बाद ही जी मानने में? जी, जनता का जो सेंटिमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, मैं जब निकल रहा हूँ कार्यकर्ताओं को प्यार जो देखने को मिल रहा है मुझे चूंकि मेरे लिए गर्व की बात है कि जहाँ जातिवाद की राजनीति चलती है, मैं जात का अकेला पटेल हूँ, लेकिन यहाँ की 48,000 जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। वो मुझे हृदय में बसाए हैं, मैंने उनके लिए दिन रात एक करके मेहनत किया था, नहीं तो जहाँ जात की राजनीति चलती है मैं फेल हो जाता। एक बात निकल करके आई थी जायसवाल वर्ग के लोगों का, कसोनम वर्ग के लोगों को लेकर के कि एक अच्छा खासा वोट बैंक इन लोगों का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 18 सभासदों में किसी एक वर्ग के, इनमें से दोनों में से किसी वर्ग के लोगों को दिया नहीं। इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, कहीं अनदेखी हुई है नहीं, या चीजें कोई प्रत्याशिता में नहीं रहा इसलिए नहीं हो पाया, क्या वजह हो सकती है? अब चूंकि जो 18 सभासद तय किए गए हैं, मेरी नामौजूदगी में विधायक जी ने तय किया है, संगठन ने तय किया है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन जायसवाल की जो संख्या आपने बताई, अगर जायसवाल बंधु ज़्यादा हैं, अगर कोई टिकट का आवेदन किया तो उनका प्रतिनिधित्व जरूर रहना चाहिए था। मुझे इसका खेद है नहीं दिया गया। लेकिन आज मैंने जो देखा है बड़हलगंज नगर की स्थिति, जातिवाद से ऊपर उठकर लोग आज मतदान करने जा रहे हैं। लोगों को एक योग्य चेहरे की जरूरत समझ में आ रही है। जनता की भावनाओं को मैंने पढ़ा है। क्योंकि अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी आप कर रहे हैं और आप अपने सभासद प्रत्याशियों को भी लड़ा रहे हैं या स्वयं निर्दल प्रत्याशी? जी, मैं सिर्फ, मेरी पीड़ा सिर्फ चेयरमैन से थी। हमारे सभी सभासद माननीय हैं, वो चुनाव लड़ें, वो जीते तो भाजपा के ही रहेंगे। मैं भी भाजपा का हूँ, आज दुर्दिन में किसी कारण से अलग हूँ, मैं भाजपा हूँ, भाजपा ही रहूँगा। हमारे साथ में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता पटेल जी भी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सर ने बताया कि आप सहभागिता बाकी चीज़ों के कंपैरिजन लोगों के प्रत्याशियों के आप भाजपा में भी काफ़ी सक्रिय रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप अध्यक्ष पद की कुर्सी पे आ रही हैं जी, तो महिलाओं को लेकर के कोई ऐसा विजन आपका जो आपकी प्रमुखता से सोच में है, कोई ऐसा कार्य जो महिलाओं के लिए बेहतरीन होना चाहिए? महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी कि उनका शोषण ना हो, वो आगे बढ़ें। नगर में किस तरह की चीज़ों को आपको लग रहा है कि नगर में और बेहतरी के लिए कुछ ऐसा सोच हो जो आपकी सोच में हो कि नगर की बेहतरी के लिए और कुछ अच्छा किया जाए जो बहुत बेहतर हो सकता है? जैसे कई सारी समस्याएं यहाँ पर है, बिजली के तारों की समस्याएं हैं कि रात में अगर कोई जुलूस या कोई ऐसी शोभा यात्रा निकलती है तो लाइट काट देनी पड़ती है, समस्याएं होती हैं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, समस्याएं बहुत समस्या है जी। वादे तो अनेक होते हैं जी, लेकिन उस वादों को चुनाव जीत जाने के बाद में लोग उसे पूर्ण नहीं भूल जाते हैं। क्या ऐसा अगर आप आती हैं तो ये चीज़ें अपने साथ में जी नहीं, मैं उसे पूरा करूंगी। मैं जो भी वादा करूंगी उसको पूरा करूंगी।
कोई एक ऐसी सोच अपनी बताइए जो लग रहा हो कि हाँ नगर में अगर हम आते हैं तो ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अभी तो उसके लिए कोई विकास को लेकर के जी सड़क, पानी, नाली, चाहे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए नगर में। नाली की व्यवस्था तो यहाँ बहुत खराब है जी जी। उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी कि नाली की जो विकास के लिए है उसके लिए काम करूंगी, बेहतरी के लिए। महिला और नारी प्रधान दी जाती, प्रधानता दी जाती सारी चीज़ों की। आज नगर पंचायत भवन में महिला सामान्य सीट हुआ है जहाँ पर हर प्रत्याशी अपनी प्रत्याशिता के लिए एक महिला के रूप में जाना जा रहा है। कोई न कोई महिला ही होगा जो महिलाओं के दर्द को समझ सकता है। परिस्थितियाँ किसके साथ हैं, किसके विपरीत है, यह तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन वर्तमान में हर प्रत्याशी अपनी स्थिति सबसे बेहतर बताने में लगा पड़ा है। अपने सहयोगी अमन उपाध्याय के साथ मैं विपिन त्रिपाठी के VPN न्यूज़ गोरखपुर। धन्यवाद।